हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे 9th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की दैनिक पाठ योजना, जिसका हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इससे अगले जो दो टॉपिक थे, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, और उससे अगला हमारा टॉपिक था हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हमने अगले वीडियो में बता दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, जिस डेट को ये लेसन देना है, फिर हमारी क्लास 9th, फिर कालांश, हमारा स्कूल विद्या भारती विद्यालय जालोर, फिर टाइम और 35 मिनट्स, और हमारी बुक का नाम लिखेंगे समकालीन भारत फर्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट भूगोल, और ये हमारा चैप्टर है सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे टॉपिक का नाम भारत का भौतिक स्वरूप, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब इसके आगे हम लिखेंगे उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो एक तरफ तो लिखेंगे उद्देश्य और राइट साइड में लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो इसमें हमारे 6 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका पहला पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थियों को भारत के भौतिक स्वरूप यथा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह से संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप यथा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह से संबंधित तथ्यों का प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। इसका अगला जो होगा वो है हमारा अवबोध उद्देश्य। इसका हम पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थियों को भारत की भौगोलिक विविधता यथा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह से संबंधित तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर उनकी व्याख्या बताना। तो इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, विद्यार्थी भारत की भौगोलिक विविधता यथा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह से संबंधित तथ्यों का संश्लेषण व विश्लेषण कर इनके मध्य अंतर को समझ सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट उद्देश्य आएगा ज्ञानोपयोग उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थियों में भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह की स्थिति, विस्तार, महत्व व वर्गीकरण को समझने की योग्यता का विकास करना। इसका अपेक्षित व्यवहार लिखेंगे, विद्यार्थी भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह की स्थिति, विस्तार, महत्व, वर्गीकरण को समझकर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। फिर हमारा अगला उद्देश्य आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थियों में भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह से संबंधित तथ्यों तथा उनकी सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता अर्जित करना। तो इसका अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप यथा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह से संबंधित तथ्यों तथा उनकी सीमाओं का अंकन मानचित्र में दर्शाने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा उद्देश्य अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थियों में भारत की भौगोलिक विभिन्नताओं के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। इसका अपेक्षित होगा, विद्यार्थी मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीपों से संबंधित अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर इसी उद्देश्य का सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि विद्यार्थियों का ध्यान मरुस्थल व द्वीपों पर जीवन यापन की ओर आकृष्ट करना। इसका अपेक्षित होगा कि विद्यार्थी मरुस्थल व द्वीपों पर जीवन यापन पर आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट उद्देश्य अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जिसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत की भौगोलिक विभिन्नता के संबंध में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना। जिसका अपेक्षित व्यवहार होगा, विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप के संबंध में सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास करना। जिसका अपेक्षित होगा, विद्यार्थी भौगोलिक विभिन्नता से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का निर्वाह कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 उद्देश्य आ जाएंगे। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर अवबोध उद्देश्य, ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य।
फिर नेक्स्ट आएगा हमारा सहायक सामग्री, जिसमें हम लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, मानचित्र, डस्टर एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर नेक्स्ट आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि, यानी कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है। तो हमने व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कथन विधि, इसमें तीनों लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा पूर्व ज्ञान, तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आएगा हमारा प्रस्तावना के प्रश्न, तो फिर हम बच्चों से प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 और कम से कम 4 प्रश्न करने हैं, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया और उसके राइट साइड में लिखेंगे छात्र अनुक्रिया। तो हम बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों बताओ भारत देश की भूमि किस प्रकार की है। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे कि कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मरुस्थल तो कहीं मैदान, यानी कि विषम धरातल है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे जो बच्चे आंसर करते हैं कि कहीं पर्वत, पठार, मरुस्थल तो कहीं मैदान जैसी भू आकृतिक विशेषताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि भौतिक स्वरूप, क्योंकि हमने उनको पहले ये पढ़ाया हुआ है तो बच्चे आराम से इसका आंसर कर सकेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे इसका आंसर करेंगे कि 6 भागों में। तो फिर से हमारा क्वेश्चन 6 भागों में, तो यहीं से स्टार्ट होगा कि 6 भागों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बच्चों इनमें से बताओ कि आप भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न या निरुत्तर। तो फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के उप विभाग भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास। यहाँ पे हम लिखेंगे टीचिंग पॉइंट। हमारा टीचिंग पॉइंट है भारतीय मरुस्थल फर्स्ट। फिर यहाँ पे आएगा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सारांश। तो हमारा अध्यापन बिंदु है भारतीय मरुस्थल, तो यहाँ पे हम हमारा टीचिंग पॉइंट लेंगे भारतीय मरुस्थल। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में हम सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि बच्चों बताओ ऊँट को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि रेगिस्तान का जहाज। तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि रेगिस्तान का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे मरुस्थल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि वनस्पति विहीन क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में मरुस्थल किस दिशा में स्थित है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि पश्चिम दिशा में। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पश्चिम में स्थित भारतीय मरुस्थल के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे इतना ही जानते हैं तो फिर वो उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। फिर हमारा आएगा छात्राध्यापिका कथन। तो फिर जो छात्राध्यापिका होगी वो एक्सप्लेन करेगी भारतीय मरुस्थल को। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट होगा कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान, जिसको अर्धचंद्राकार बालू का टीला कहते हैं, उसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा छात्राध्यापिका कथन पूरा होता है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमारा आता है श्यामपट्ट सारांश।
तो श्यामपट्ट सारांश में हम जो मेन पॉइंट होते हैं वो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे थार का मरुस्थल, फिर हम पॉइंट डालेंगे अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि बालों के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पे औसत वर्षा 150 मिलीमीटर होती है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जलवायु, यहाँ की जलवायु शुष्क है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सबसे बड़ी नदी लूनी है। और नेक्स्ट लिखेंगे बरकान क्या होता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। और इस साइड हम ये TLM लगाएंगे, बच्चों को ये बताएंगे कि बच्चों देखो ये थार का मरुस्थल है। ये हम थार के मरुस्थल का एक दृश्य बच्चों को बताएंगे। तो हमारा छात्राध्यापक का कथन पूरा हो जाता है और श्यामपट्ट कार्य भी हो जाता है। फिर हम बच्चों को बोध प्रश्न करेंगे। तो हमारे जो बोध प्रश्न होंगे वो हमारे इसी कंटेंट में से बनेंगे। तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि थार का मरुस्थल किस प्रकार का मैदान है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि बालू के टिब्बों से ढका तरंगित मैदान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि थार के मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है। तो बच्चे आंसर करेंगे 150 मिलीमीटर से कम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि थार के मरुस्थल की जलवायु कैसी है। तो बच्चे आंसर करेंगे शुष्क जलवायु। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थार के मरुस्थल में नदियों के विलीन होने का क्या कारण है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि पानी की अपर्याप्तता के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे लूनी नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बरकान क्या है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि अर्धचंद्राकार बालू के टीले। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लंबवत टीले प्रमुखतः कहाँ देखने को मिलते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि भारत पाक की सीमा के समीप मिलते हैं। यहाँ हम बच्चों को मानचित्र के द्वारा भी बताएंगे कि ये थार का मरुस्थल है। हम बच्चों को मानचित्र ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे और फिर बताएंगे कि ये वाला भाग पश्चिमी, ये वाला थार का मरुस्थल है। तो ये हम TLM के रूप में श्यामपट्ट सारांश में इसको चिपका देंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है वो है तटीय मैदान। तो अध्यापन बिंदु में लिखेंगे तटीय मैदान। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। हम विकासात्मक प्रश्न से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि किसी नदी या सागर के किनारे स्थित धरातलीय भाग को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देंगे कि तट कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इन तट के समानांतर फैले विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि तटीय मैदान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि 2 भागों में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इन 2 भागों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पूर्वी व पश्चिमी तट का विस्तार बताइए। तो छात्र मौन हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे विकासात्मक प्रश्न पूरे होते हैं। फिर हमारा आता है छात्राध्यापिका कथन। तो फिर छात्राध्यापिका एक्सप्लेन करेगी कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई तथा गोवा में फैला हुआ है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की बड़ी नदियां हैं महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण लैगून झील है। यहाँ पर हमारा छात्राध्यापिका कथन पूरा होता है। तो हम छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। फिर हम बच्चों को मैप बताएंगे भारत का, जिसमें तटीय मैदान अंकित किए हुए हैं।
और हम बच्चों को बताएंगे कि देखो ये वाला काठियावाड़ तट इसको कहते हैं, इसको कोंकण तट कहते हैं, इसको कन्नड़ तट कहते हैं और इसको मालाबार तट कहते हैं। फिर जो पूर्व में उत्तरी तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं और दक्षिण में कोरोमंडल तट है। तो हम ये बच्चों को मानचित्र की सहायता से बताएंगे ताकि उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये हम TLM के रूप में श्यामपट्ट सारांश में चिपका देंगे। फिर इधर आएगा हमारा श्यामपट्ट सारांश जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड पे हेडिंग डालेंगे तटीय मैदान, फिर लिखेंगे कि ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। फिर इसके दोनों भाग लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, जिसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित संकीर्ण मैदान है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके 3 भाग हैं, फर्स्ट कोंकण तट, सेकंड कन्नड़ तट, थर्ड मालाबार तट। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसके 2 भाग हैं, पहला उत्तरी सरकार तट, दूसरा है कोरोमंडल तट। और फिर हम एक और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पे एक लैगून झील है जिसका नाम है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। यहाँ पर हमारा कंटेंट पूरा होता है। तो फिर हम बच्चों को बोध प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला बोध प्रश्न होगा जो हम छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि बच्चों बताओ तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो छात्र बताएंगे कि पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी तटीय मैदान के कितने भाग हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि 3 भाग है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कोंकण तट, जो कि मुंबई तथा गोवा में फैला हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कोरोमंडल तट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पूर्वी तट पर कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लैगून झील कौन सी है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे चिल्का झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे कन्नड़ मैदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी तट को क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर होगा कि उत्तरी सरकार तट। फिर हम बच्चों को तटीय मैदान का एक TLM बताएंगे, यानी कि चित्र बताएंगे, वो हम यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश में चिपका देंगे तटीय मैदान। हमारा अगला जो अध्यापन बिंदु है, टीचिंग पॉइंट, वो है द्वीप समूह। तो अध्यापन बिंदु में लिखेंगे द्वीप समूह। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि जल से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि द्वीप कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किन्हीं 3 द्वीपों के नाम बताइए। तो बच्चे कोई भी 3 द्वीपों के नाम बता देंगे, जैसे कि ग्रीनलैंड, मालदीव, लक्षद्वीप आदि। फिर हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है। तो बच्चे आंसर करेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर हम चौथा क्वेश्चन करेंगे कि भारत के द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसका हम छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। फिर हमारा छात्राध्यापिका कथन आएगा कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन पूरा होता है। तो हम छात्र क्रिया में लिखते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में लिखते हैं। फिर हम श्यामपट्ट सारांश में सबसे पहले तो हम
हेडिंग डालेंगे द्वीप समूह, जिसका फर्स्ट है लक्षद्वीप। फिर उसका पॉइंट लिखेंगे कि अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास है। फिर इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि प्राचीन नाम था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमन द्वीप। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि 1973 में लक्षद्वीप नाम रखा गया। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि क्षेत्रफल इसका 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, 32 लाख नहीं है, ओनली 32 वर्ग किलोमीटर। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कि प्रशासनिक मुख्यालय इसका कावारत्ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पक्षी अभ्यारण्य पीटली द्वीप पर हैं। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप, उसमें लिखेंगे कि उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। और हम TLM के रूप में बच्चों को द्वीप का चित्र बताएंगे कि इस प्रकार से द्वीप होता है, इसके चारों तरफ जल होता है और बीच में एक भूखंड होता है, उसको द्वीप कहते हैं। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका कथन पूरा होगा। फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे कि बच्चों बताओ लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बच्चे आंसर करेंगे कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमन द्वीप। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो उसका आंसर होगा 32 वर्ग किलोमीटर। फिर हम बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कावारत्ती द्वीप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन से द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। तो उसका आंसर होगा पीटली द्वीप। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बच्चे आंसर करेंगे बंगाल की खाड़ी में। फिर नेक्स्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे आंसर करेंगे 2 भागों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लक्षद्वीप का नाम लक्काद्वीप से बदलकर लक्षद्वीप कब रखा गया। तो बच्चे आंसर करेंगे 1973 में। फिर हम बच्चों को मैप भारत का मानचित्र बताएंगे और उसमें बताएंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो इन बच्चों को मानचित्र के माध्यम से बताएंगे। तो ये हम TLM के रूप में श्यामपढ़ सारांश में इसको चिपका देंगे द्वीप समूह। यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है। फिर हम बच्चों से पुनरावृत्ति और मूल्यांकन के प्रश्न करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है। फिर नेक्स्ट बरकान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। पुनरावृत्ति के क्वेश्चन 7 लिए मैंने, 10 या 12 भी ले सकते हैं। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। फर्स्ट भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। यह आपको घर से करके लाना है, ये हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे और यहाँ पे हमारा लेसन एंड हो जाएगा। इसके बाद में आएगा हमारा परिवीक्षण पृष्ठ, जिस पर क्रम संख्या लिखेंगे, दिनांक डालेंगे, क्लास लिखेंगे 9th, विषय भूगोल और टॉपिक का नाम लिखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह। यहाँ पे हमारा लेसन हो जाएगा एंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इसी टॉपिक की इकाई योजना देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। थैंक यू।